जनतंत्र धूमिल की कविता का केंद्रीय सरोकार है। धूमिल ने अपनी कविताओं में विशेष रूप से अपने पहले कविता संग्रह, जिसके लिए वे विख्यात हैं, संसद से सड़क तक, इस संग्रह में जनतंत्र की गहरी और प्रभावशाली आलोचना की है। धूमिल की जनतंत्र संबंधी आलोचना पर हिंदी में बहुत बात होती रही है, पर इस आलोचना के पीछे काम कर रही मनोविज्ञान और काम कर रही चेतना, इस आलोचना के पीछे काम कर रहे कारकों की खोज करने की कोशिश प्रायः नहीं की गई है। मैं समझता हूं कि धूमिल ने जनतंत्र की जो आलोचना अपनी कविताओं में पेश की, उसके पीछे मूलतः दो बुनियादी कारक हैं। एक तो खुद धूमिल के जीवनानुभव और दूसरे धूमिल का मार्क्सवाद की ओर रुझान या झुकाव। धूमिल अपने निजी अनुभवों से अपने गांव खेवली में मौजूद किसान समाज और अपने नज़दीकी शहर बनारस, जिसमें वो प्रायः आते जाते थे, नौकरी करते थे, तथा अन्य दूसरे शहरों के अपने अनुभवों से, निम्न मध्यवर्गीय और मध्यवर्गीय जनों के अनुभव से लोकतंत्र को एक छद्म के रूप में विकसित होता हुआ देख रहे थे। इसलिए धूमिल ने अपने जीवनानुभवों से ये बात गहराई से अनुभव कर ली थी कि भारतीय समाज में बिल्कुल निचले स्तर पर जनतंत्र का कोई गहरा और प्रभावशाली प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसके विपरीत वे ये देख रहे थे कि जनतंत्र का अपने पक्ष में इस्तेमाल समाज की ताकतवर इकाइयां, विशेष रूप से धनी और कुलीन लोग कर रहे थे। धूमिल के इन जीवनानुभवों ने धूमिल को लोकतंत्र की आलोचना के लिए उकसाया और उनका वह मनोविज्ञान तैयार किया जिसमें धूमिल ने लोकतंत्र की गहरी आलोचना की। लेकिन इन जीवनानुभवों के बारे में, जिनके बारे में हम इस सत्र के दूसरे हिस्से में बात करेंगे, इन जीवनानुभवों के अतिरिक्त दूसरा कारण संभवतः विचारधारात्मक है। हम सभी धूमिल के पत्रों या अब तक जो उनका गद्य प्रकाशित है, उनके बारे में उनके निकट सहयोगियों, उनके साथी लेखकों और उनके परिजनों ने जो कुछ लिखा है, उससे ये मालूम पड़ता है कि धूमिल का बहुत गहरा रुझान, बहुत गहरा झुकाव मार्क्सवाद की ओर था। भले ही वे मार्क्सवाद की वैचारिक सरणियों से, मार्क्सवाद के सिद्धांतों से उतनी गहराई से परिचित ना हों, एक सिद्धांतकार की तरह, एक दार्शनिक की तरह, एक गहरे अकादमिक की तरह वे भले ही मार्क्सवाद से परिचित न रहे हों, परंतु मार्क्सवाद के बुनियादी सिद्धांतों के प्रति उनके मन में एक गहरा आकर्षण मौजूद था। मैं समझता हूं कि धूमिल जब जनतंत्र की आलोचना करते हैं तो उनके मनोविज्ञान में मौजूद इस पहलू को अनदेखा नहीं किया जा सकता। हम सब जानते हैं कि मार्क्सवाद के भीतर लोकतंत्र को लेकर मोटे मोटे तौर पर दो तरह की समझ रही है। एक समझ जिसका नेतृत्व मार्क्स और आगे चलकर लेनिन जैसे लोग करते हैं, और दूसरी समझ जो मार्क्स के ही कुछ बुनियादी विचारों से शुरू होती है, लेकिन जिसका विकास रोजा लग्जमबर्ग जैसे विचारक करते हैं। कार्ल मार्क्स बुर्जुआ लोकतंत्र को, पूंजीवादी लोकतंत्र को एक छद्म मानते थे। उनके सामने लोकतंत्र के जितने अनुभव मौजूद थे, चाहे वो फ्रांस का अनुभव हो, ब्रिटेन का अनुभव हो या अमेरिका का अनुभव हो, इन अनुभवों से उनकी यह धारणा पुख्ता होती चली गई थी कि बुर्जुआ जनतंत्र, पूंजीवादी जनतंत्र वस्तुतः एक तरह का आडंबर, एक तरह का छलावा, एक तरह का धोखा और एक तरह का छद्म है।
भारत के मार्क्सवादी, जिनमें विशेष रूप से धूमिल के समय में मौजूद रेडिकल मार्क्सवादी, नक्सलबाड़ी से प्रभावित मार्क्सवादी या नक्सलबाड़ी आंदोलन को संभव करने वाले मार्क्सवादी, मार्क्स की इस मान्यता से लगभग सहमत थे और वे भारतीय जनतंत्र का भी ऐसा ही विवेचन करते थे। चूंकि खुद धूमिल अपने समय के रेडिकल मार्क्सवादियों, नक्सलबाड़ी से प्रभावित मार्क्सवादियों के ज्यादा वैचारिक रूप से करीब थे, इसलिए उनकी कविता में जनतंत्र की आलोचना के पीछे एक महत्वपूर्ण कारक या कारण के रूप में इस पहलू को भी जरूर ध्यान में रखा जाना चाहिए। कार्ल मार्क्स बुर्जुआ लोकतंत्र की आलोचना करते थे, उसे पाखंड मानते थे, क्योंकि वे ये मानते थे कि बुर्जुआ जनतंत्र की स्थापना के बावजूद भी वास्तविक आर्थिक शक्ति और इस तरह वास्तविक राजनैतिक शक्ति अंततः समाज के एक वर्ग के पास, पूंजीपति वर्ग के पास या बुर्जुआ वर्ग के पास बनी रहती है। धूमिल अपनी कविताओं में जब लोकतंत्र के भारतीय संदर्भ से परे जाकर भी लोकतंत्र की बात करते हैं, यानी जहां ठेठ भारतीय संदर्भ नहीं भी मौजूद है कविता के भीतर, या भारतीय संदर्भों के बीच में वे जब लोकतंत्र की बात करते हैं, उन प्रकरणों को छोड़ दिया जाए जहां वो सिर्फ लोकतंत्र की बात करते हैं, वहां वे कार्ल मार्क्स के इस निष्कर्ष या निर्णय के बेहद करीब मालूम पड़ते हैं। अपने कविता संग्रह, तीसरे कविता संग्रह सुदामा पांडे का प्रजातंत्र की एक कविता, इसी शीर्षक की कविता सुदामा पांडे का प्रजातंत्र शीर्षक कविता के भीतर वे कहते हैं, न कोई प्रजा है न कोई तंत्र है, यह आदमी के खिलाफ आदमी का खुला सा षड्यंत्र है। वो प्रजा की धारणा से इनकार करते हैं। हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र और जनतंत्र के अतिरिक्त हिंदी में डेमोक्रेसी के पर्याय के रूप में प्रजातंत्र शब्द चलता है। खुद धूमिल अपनी अनेक कविताओं में प्रजातंत्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो क्लासिकल उदारवादी धारणा है लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की, उसमें जनता द्वारा, जनता का, जनता के लिए, यानी जनता यानी कि प्रजा ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए वो इसे प्रजातंत्र कहते हैं। लेकिन अपनी इस कविता में वो कहते हैं कि न कोई प्रजा है, यानी जो जनता दिखाई दे रही है बुर्जुआ जनतंत्रों में, भारत जैसे बुर्जुआ जनतंत्र में, इन जनतंत्रों में प्रजा भी जनता की तरह व्यवहार नहीं कर रही है, या ऐसी राजनीतिक व्यवस्था कायम की गई है कि जनता यानी कि प्रजा जनता की तरह व्यवहार न करे। न कोई प्रजा है न कोई तंत्र है, यह आदमी के खिलाफ आदमी का खुला सा षड्यंत्र है। आदमी के खिलाफ का अर्थ है साधारण आदमी, मजदूर, किसान, शिल्पी, बुनकर, निम्न मध्यवर्गीय या मध्यवर्गीय लोग, दिहाड़ी मजदूर, भूमिहीन मजदूर, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, ये जो विशाल जनता है, इस जनता के खिलाफ यानी इस आदमी के खिलाफ, आदमी का यानी इस जनता के खिलाफ, इस आदमी के खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहा है वह भी एक आदमी है, पूंजीपति है, सामंती प्रभु है, धर्मतंत्र का ठेकेदार है, समाज का ठेकेदार है, यानी समाज के ताकतवर और प्रभावशाली लोग जिनके हाथ में
समाज की आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक हर तरह की सत्ता है। तो जिनके पास सत्ता है वे लोग, यानी एक वर्ग, आप देखेंगे कि आदमी का आदमी के खिलाफ में एक आदमी एक वर्ग का है, यानी शोषित वर्ग का, और दूसरा आदमी शोषक वर्ग का है, यानी प्रभु वर्ग का। धूमिल जब प्रजातंत्र के बारे में यह मंतव्य प्रकट करते हैं, आदमी के खिलाफ आदमी का खुला सा षड्यंत्र है, तो आदमी, पहला जो आदमी पद है वो साधारण जनता के लिए, सर्वहारा के लिए, शोषण सहती हुई जनता के लिए है, और जो दूसरा है जो षड्यंत्र कर रहा है वह आदमी वर्ग प्रभु के लिए है, प्रभु वर्ग के लोगों के लिए है। धूमिल के मन में प्रजातंत्र की यह जो धारणा है, यह कार्ल मार्क्स और उनके उन समर्थकों से मिलती है जो समर्थक बुर्जुआ जनतंत्र को, पूंजीवादी जनतंत्र को एक ढकोसला, एक धोखा, एक षड्यंत्र मानते थे। मार्क्स जब ये कहते हैं कि प्रजातंत्र इसलिए धोखा है, इसलिए छलावा है, इसलिए आडंबर है, क्योंकि इस प्रजातंत्र में भी दूसरे वर्ग राज्यों की तरह या दूसरे वर्ग समाजों की तरह अंततः शक्ति, यानी कि आर्थिक शक्ति और राजनैतिक शक्ति और दूसरी तरह की शक्तियां एक ही वर्ग यानी प्रभु वर्ग के पास बनी रहती हैं। धूमिल का भारत का अनुभव और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात आजादी के बाद बने भारत का जो मार्क्सवादी पाठ है, उसकी जो व्याख्या रेडिकल मार्क्सवादियों या साधारण मार्क्सवादियों ने की, उस अनुभव से धूमिल इस बात को भारत में भी घटित होता हुआ देखते हैं। इसलिए वो कहते हैं, मार्क्स कहता है, एक ही वर्ग के पास बनी रहती हैं, यानी सत्ता लोकतंत्र स्थापित होने के बावजूद प्रभु वर्ग के पास से ट्रांसफर नहीं होती सर्वहारा की तरफ, साधारण वर्गों की तरफ, बल्कि वह प्रभु वर्ग के पास ही बनी रहती है। धूमिल का भारत का अनुभव भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए जब वे कहते हैं, हां यह सही है कि कुर्सियां वही हैं, सिर्फ टोपियां बदल गई हैं, तो वो उपनिवेशवाद से भारतीय प्रभु वर्ग के बीच जो सत्ता हस्तांतरण है, औपनिवेशिक प्रभुओं ने सत्ता किसे सौंपी? भारत के प्रभु वर्ग को सौंपी, भारत के ताकतवर लोगों को सौंपी, भारत के ताकतवर समुदायों को सौंपी। इसलिए कुर्सियां वही हैं, यानी कि जिस पर कल औपनिवेशिक प्रभु या राजे महाराजे, सामंती प्रभु बैठते थे, कुर्सियां वही होने के बावजूद, शक्ति वही होने के बावजूद, उसका उपयोग भी अब औपनिवेशिक प्रभुओं के स्थान पर भारतीय प्रभु कर रहे हैं। कुर्सियां वही हैं, सिर्फ टोपियां बदल गई हैं। धूमिल का यह अनुभव मार्क्स के उन विचारों के करीब है जहां मार्क्स जनतंत्र को, पूंजीवादी बुर्जुआ जनतंत्र को एक धोखा, एक ढकोसला मानते हैं। धूमिल ने अपनी अनेक कविताओं में अपने इस मंतव्य को, जो मार्क्स के मंतव्य के नजदीक है या भारतीय रेडिकल मार्क्सवादियों के मंतव्यों के नजदीक है, इस मत को बार बार व्यक्त किया। जनतंत्र एक ढकोसला है। क्यों ढकोसला है? क्योंकि वह यह छूट तो दे देता है कि साधारण जनता अपने तरीकों से रहे, लेकिन साधारण जनता का शोषण करने वाली प्रक्रिया पर कोई अंकुश नहीं लगाता। प्रभु वर्ग द्वारा
शोषण की जो तकनीकें, शोषण के जो प्रविधियां, शोषण के जो तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन पर कोई अंकुश, उन पर कोई बंदिश नहीं लगाता। वो प्रभुवर्ग को भी खुली छूट देता है और जनता को भी खुली छूट देता है, साधारण वर्गों को भी खुली छूट देता है कि वे अपने तरीके से इस जनतंत्र में आगे बढ़ें, सरवाइव करें। इसलिए धूमिल अपने अनुभव से, भारतीय समाज के अनुभव से, इसे एक ढोंग की तरह, एक ढकोसले की तरह, एक आडंबर की तरह, एक छद्म, एक आभास की तरह देखते हैं। अपनी मशहूर कविता पटकथा में वे एक जगह कहते हैं, उसको समझा दिया गया है कि यहां ऐसा जनतंत्र है जिसमें जिंदा रहने के लिए घोड़े और घास को एक जैसी छूट है। घोड़े और घास को एक जैसी छूट देने वाला यह जनतंत्र है, यानी कि पूंजीवादी जनतंत्र जो प्रभु वर्ग को शोषण करने की छूट देता है और साधारण नागरिकों को, जनता को उस शोषण में सरवाइव करने की छूट देता है। घोड़े और घास को एक जैसी छूट है। घोड़े और घास को एक साथ छोड़ दिया जाएगा स्वतंत्र, तो धूमिल का अनुभव, हम सब का अनुभव ये जानता है कि अंततः घास घोड़े के मुख में जाएगी, उसका ग्रास बनेगी। इसका अर्थ है कि जनतंत्र में, बुर्जुआ और पूंजीवादी जनतंत्र में, साधारण जनता अंततः प्रभु वर्ग के शोषण तंत्र द्वारा शोषित होगी, उसका दमन और उसका उत्पीड़न होगा, भले ही वह जनतंत्र का एक ऊपरी आवरण अपने मन में सुकून के लिए, शांति के लिए धारण किए रहे, भले ही उसे लगता रहे कि ये जनतंत्र है जो उसे मिल गया है। परंतु यहां यह कह देना भी बहुत जरूरी है कि मार्क्स जनतंत्र को, पूंजीवादी जनतंत्र को एक ढकोसला मानते थे और एक कम्युनिस्ट शासन को, साम्यवादी शासन को ही वास्तविक जनतंत्र मानते थे। लेकिन फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका और ऐसे ही दूसरे अनुभवों से मार्क्स ये भी जानते थे, उन्हें इस बात का गहराई से समझ थी, उन्हें इस बात की गहराई से कि दूसरे पूर्ववर्ती वर्ग राज्यों, यानी सर्वाधिकारवादी राजतंत्र, सामंती राजतंत्र, सामंती प्रभुतंत्र या पूंजीवादी राज्य की तुलना में लोकतंत्र नागरिकों को ज्यादा अधिकार देता है। यानी सर्वाधिकारवादी, सामंतवादी, प्रभुतंत्र और पूंजीवादी तंत्रों की तुलना में लोकतंत्र में नागरिकों के, यानी जनता के, यानी सर्वहारा के अधिकार ज्यादा हैं और उसमें वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते थे वयस्क मताधिकार को। वर्ग शासित राज्यों की तुलना में पूंजीवादी जनतंत्रों में वयस्क मताधिकार के प्रयोग के कारण कार्ल मार्क्स इसे महत्वपूर्ण मानते थे और इस बात को वो अपनी अनेक टिप्पणियों में कहते हैं, जिसमें एक प्रमुख टिप्पणी जो उनकी पुस्तक द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस में है, उसमें वो साफ साफ कहते हैं, मैं उनका उद्धरण पढ़ रहा हूं, पूंजीवादी गणतंत्रीय संविधान का व्यापक अंतर्विरोध इस बात में निहित है कि यह संविधान उन वर्गों, सर्वहारा वर्ग, किसान तथा छोटे दुकानदार को सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से राजनीतिक शक्ति का स्वामी बना देता है, जिनकी सामाजिक दासता को वह शाश्वत बनाना चाहता है। मार्क्स इस अंतर्विरोध की तरफ इशारा करते हैं कि यह जो संविधान का राज्य है, जो पूंजीवादी जनतंत्रों में स्थापित है, यह चाहता तो यही है
कि सर्वहारा वर्ग की सामाजिक दास्ता, आर्थिक दास्ता निरंतर चलती रहे, परंतु वो इस सामाजिक दास्ता से बाहर निकलने का एक इख्तियार सर्वहारा वर्ग को, किसानों को, छोटे दुकानदारों को उपलब्ध करा देता है, और वह है वयस्क मताधिकार। मार्क्स आगे कहते हैं, फिर वह जिस पूंजीपति वर्ग की सामाजिक शक्ति को यह मान्यता देता है, उसे वह शक्ति की राजनीतिक गारंटी से वंचित कर देता है। यह पूंजीपतियों के राजनीतिक शासन को लोकतंत्रीय परिस्थितियों में चलाने के लिए बाध्य करता है, जो हर कदम पर परस्पर विरोधी वर्गों की जीत में सहायता देता है तथा पूंजीवादी समाज की आधारशिला के लिए खतरा पैदा करता है। यानी मार्क्स को इस बात का एहसास था कि यदि सर्वहारा वर्ग, मजदूर वर्ग अपने नागरिक अधिकारों का इस्तेमाल करे तो वह पूंजीपति वर्ग को एक सासत में, एक संकट में डाल सकता है। यह एक वर्ग से यह मांग करता है कि वह राजनीतिक मुक्ति से सामाजिक मुक्ति की तरफ कदम न बढ़ाए, यानी सर्वहारा वर्ग, और दूसरे वर्ग से यह आशा करता है कि वह सामाजिक पुनरुत्थान से राजनीतिक पुनरुत्थान की तरफ न जाए। कार्ल मार्क्स पूंजीवादी जनतंत्र के अंतर्विरोध को, यानी जनता और पूंजीवादी शासन के अंतर्विरोध को उस जमाने के अनुभवों से पहचान रहे थे। इसीलिए वे सीमित तौर पर पूंजीवादी जनतंत्र के महत्व को स्वीकार कर रहे थे और उसे मान्यता दे रहे थे। कार्ल मार्क्स के बाद विशेष रूप से व्लादिमीर इलीच लेनिन, जिनके नेतृत्व में 1917 की रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति घटित हुई, वे लोकतंत्र के घनघोर विरोधी थे। पूंजीवादी जनतंत्र को वे मार्क्स से एक कदम आगे बढ़कर एक बहुत बड़ा ढोंग मानते थे, और वे ये मानते थे कि ऐसे पूंजीवादी जनतंत्रों में सर्वहारा का कोई भी हक सुरक्षित नहीं रहता। हमें यह ध्यान रखना होगा कि मार्क्स के विचारों में कम्युनिस्ट शासन भी एक तरह का लोकतांत्रिक शासन है। इसलिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में वे शासन को सर्वव्यापक मताधिकार के साथ जोड़ते हैं और वे घोषित करते हैं कि मजदूर क्रांति का पहला उद्देश्य सर्वहारा वर्ग को ऊपर उठाकर शासक वर्ग बनाना है और लोकतंत्र की लड़ाई को जीतना है। हम सब जानते हैं कि क्लासिकल मार्क्सवादी, यानी मार्क्स के विचारों को मानने वाले, ज्यों का त्यों मानने वाले लोग अंततः कम्युनिस्ट शासन को, साम्यवादी शासन को ही वास्तविक लोकतंत्र मानते हैं। इसलिए मार्क्स के मन में यह बात स्पष्ट थी कि कम्युनिस्ट शासन एक लोकतांत्रिक शासन होगा, और वे उस कम्युनिस्ट शासन के भीतर मताधिकार को भी स्वीकार करते हैं, जिसे आगे चलकर रोजा लग्जमबर्ग जैसे लोगों ने ज्यादा प्रमुखता से उठाया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, लेनिन, व्लादिमीर इलीच लेनिन, रूसी क्रांति के सर्वमान्य नेता व्लादिमीर इलीच लेनिन, जिनकी हम 150वीं वर्षगांठ इस वर्ष मना रहे हैं, वे पूंजीवादी राज्य और पूंजीवादी लोकतंत्र को लेकर अत्यधिक आलोचनात्मक थे। वे कहते हैं, पूंजीवादी राज्यों के अनेक रूप हैं, लेकिन उनका सार एक ही है। वे सभी राज्य, चाहे उनके रूप जैसे भी हों, अंतिम विश्लेषण में अनिवार्यतः पूंजीपति वर्ग की तानाशाही होते हैं। यानी लेनिन का यह मानना था कि जनवादी
पूंजीवादी जनतंत्र, बुर्जुआ जनतंत्र भी अंततः पूंजीपति वर्ग की तानाशाही है। इसीलिए वे पूंजीवादी जनतंत्र के घनघोर विरोधी थे। वे लिखते हैं, पूंजीवादी समाजों में लोकतंत्र हमेशा पूंजीवादी शोषण के संकुचित घेरे में ही सीमित रहता है और इस तरह दरअसल वह लोकतंत्र सिर्फ अल्पमत के लिए, दौलतमंदों तथा अमीर वर्ग के लिए ही होता है। पूंजीवादी शोषण से पैदा हुए हालातों की वजह से आजकल के गुलाम मजदूर भूख और गरीबी से इतने कुचले रहते हैं कि लोकतंत्र और राजनीति के बारे में सोच भी नहीं सकते। आमतौर पर आबादी का अधिकांश भाग सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हिस्सा लेने से वंचित रहता है। पूंजीवादी समाज में अल्पतंत्र अल्पमत का अमीरों का लोकतंत्र है। धूमिल की मान्यताएं अनेक बार व्लादिमीर इलीच लेनिन की मान्यताओं के करीब पड़ती हैं। धूमिल जब कहते हैं अपनी कविताओं में कि मुझे दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, तो अनेक बार यह लगता है कि जैसे वह दूसरे प्रजातंत्र का अर्थ पूंजीवादी या बुर्जुआ जनतंत्र नहीं, बल्कि एक साम्यवादी शासन यानी साम्यवादी शासन से मिलने वाला जनतंत्र हो सकता है। धूमिल का और ज्यादा गद्य, उनकी डायरी, उनके पत्र, उनके लिखे हुए टुकड़े जब रचनावली के रूप में हमारे सामने प्रकाशित होंगे, तब संभवतः हम इन बातों की ज्यादा खुली पड़ताल कर सकेंगे। जैसा मैंने कहा कि धूमिल के लोकतंत्र संबंधी मत, उनकी जो आलोचना में जो तीखापन है, भले ही वो विशिष्ट भारतीय परिस्थितियों से पैदा हुआ हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स और लेनिन की नजदीक पड़ता है। विशेष रूप से लेनिन के विचारों के वो ज्यादा करीब है। लेनिन अपने एक वक्तव्य में कहते हैं, मैं उद्धृत कर रहा हूं, शोषितों को कुछ वर्षों में एक बार यह तय करने की इजाजत दी जाती है, वे लोकतंत्रों के बारे में बात कर रहे हैं, इन लोकतंत्रों में शोषितों को कुछ वर्षों में एक बार यह तय करने की इजाजत दी जाती है कि शोषक वर्ग के कौन कौन से प्रतिनिधि संसद में जाकर उनका प्रतिनिधित्व करें और उनका दमन करें। यानी धूमिल जो लोकतंत्र के बारे में बार बार कहते हैं, जैसे वो अपनी पटकथा कविता में कहते हैं कि एक के बाद एक मैं चुनता हूं, और उस चुनने में जो निरर्थकता बोध है, अपने या वास्तविक को न चुन पाने का जो खेद है, वो लेनिन की इस बात के ज्यादा करीब है कि चाहे पहले को चुनो, चाहे दूसरे को, चाहे तीसरे को या चौथे को या पांचवें को, वे सब अंततः प्रभु वर्ग के सदस्य होंगे। जनता को सिर्फ इतना हक है कि वो ये चुन ले कि इनमें से कौन जनता का शोषण और दमन करेगा, जनता की तरफ से शासन करेगा। धूमिल की बहुत मशहूर कविता है रोटी और संसद। हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र की प्रतिनिधि संस्था है संसद। इसलिए जब लोकतंत्र की आलोचना करते हैं धूमिल, तो वो प्रकारांतर से संसद की आलोचना करते हैं। लोकतंत्र की आलोचना करते हुए, जनतंत्र और प्रजातंत्र की आलोचना करते हुए वे संसद की आलोचना करते हैं। लेनिन के इस मत से जोड़कर देखिए, उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है, बहुपठित कविता है, रोटी और संसद। शोषण खत्म नहीं होता, मार्क्स कहते हैं, और शोषण खत्म नहीं होता, लेनिन कहते हैं, और शोषण खत्म नहीं होता, बुनियादी सवाल खत्म नहीं होते, ऐसा धूमिल कहते हैं। भारतीय समाज में रोटी एक बुनियादी सवाल है, और रोटी का सवाल हल नहीं होता। एक आदमी रोटी बेलता है,
आप सीधे तौर पर इसे साधारण जनता से, श्रमिक जनता से, सर्वहारा जनता से, किसान जनता से इसे देखें। श्रमिक जनता, मजदूर जनता, किसान जनता, सर्वहारा जनता, पहला आदमी, एक आदमी रोटी बेलता है, श्रम करता है। एक आदमी रोटी खाता है, श्रम का उपभोग करता है, श्रम से पैदा हुए उत्पादन का उपभोग करता है। वर्ग विभाजन की एक झलक, एक बेलता है श्रमिक और एक खाता है प्रभु। लेकिन लोकतंत्र में एक तीसरा वर्ग पैदा हो जाता है। ये श्रमिक भी नहीं है और ये सीधे सीधे तौर पर, पारंपरिक तौर पर दिखने वाले प्रभु वर्गों की तरह भी नहीं दिखता। यानी जैसे मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स, एंगेल्स और लेनिन की विचारधारा जिसे प्रभु वर्ग के रूप में परिभाषित करती है पूंजीवाद में या सामंतवाद में, यह तीसरा आदमी उसकी तरह भी नहीं दिखता। तो सीधे सीधे तौर पर प्रभु वर्ग भी नहीं दिखता। यह एक तीसरे प्रकार का व्यक्ति है और यहीं से धूमिल की कविता में एक नया परिप्रेक्ष्य, एक नया आयाम पैदा हो जाता है जब वे लोकतंत्र की बात करते हुए, संसद की बात करते हुए इस तीसरे की बात करते हैं। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है, जो न सीधे सीधे तौर पर श्रमिक है, न रोटी खाता है, जो न सीधे सीधे तौर पर प्रभुवर दिखाई देता है। वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। इसलिए धूमिल की कविता में लोकतंत्र की जो आलोचना हमारे सामने आती है, उसके कारकों में एक महत्वपूर्ण कारक उनकी चेतना पर, उनके मनोविज्ञान पर पड़ा मार्क्सवाद का प्रभाव है। और मार्क्सवाद के इस प्रभाव को उन्होंने सीधे कार्ल मार्क्स या लेनिन या एंगेल्स की या अन्य विचारकों की पुस्तकों से भले ही ग्रहण न किया हो, उन्होंने संभवतः इसे ग्रहण किया होगा भारतीय मार्क्सवादियों की, भारतीय समाज की और भारतीय लोकतंत्र की उस व्याख्या से जो उनके समय में प्रचलित रही होगी। इसलिए धूमिल के विचार उन भारतीय मार्क्सवादियों के ज्यादा करीब हैं जो भारतीय मार्क्सवादी, रेडिकल मार्क्सवादी, नक्सलबाड़ी आंदोलन में नेतृत्व करने वाले मार्क्सवादी या उनसे प्रभावित मार्क्सवादी भारतीय लोकतंत्र को एक बुर्जुआ लोकतंत्र या पूंजीवादी जनतंत्र मानते थे और वे इसके विरुद्ध एक संघर्ष करने की बात भी हमेशा करते रहते थे। धूमिल के विचारों पर मार्क्सवाद की उस दूसरी धारा का कोई असर दिखाई नहीं पड़ता जो कार्ल मार्क्स के कुछ विचारों को लेकर आगे बढ़ती है और लोकतंत्र की बुनियादी पहलुओं पर जोर देती है। इन विचारकों में एडवर्ड बर्नस्टाइन और रोजा लग्जमबर्ग जैसे विचारक और यूरो कम्युनिज्म के, यूरो साम्यवाद के अनेक विचारक शामिल हैं जो लोकतंत्र के भीतर रहकर, बुर्जुआ लोकतंत्र के भीतर रहकर मार्क्सवादी राज्य, कम्युनिस्ट राज्य, साम्यवादी राज्य स्थापित करने की वकालत करते हैं या कम्युनिस्ट राज्यों के भीतर, साम्यवादी शासन के भीतर, चाहे वो सोवियत संघ का ही शासन क्यों ना हो, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और अधिकारों की वकालत करते हैं। विशेष रूप से रोजा लग्जमबर्ग ने सोवियत शासन प्रणाली की जो गहरी आलोचना पेश की है और उसमें उन्होंने स्वतंत्र प्रेस,
मताधिकार का प्रयोग इत्यादि के बारे में, सिविल सोसाइटी के अधिकारों के बारे में जिस तरह की बातें की हैं, ऐसा लगता है कि धूमिल के विचारों पर उनका कोई प्रभाव नहीं है। इसका एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि या तो धूमिल इन सभी विचारों से परिचित नहीं थे, या यदि वे परिचित थे तो इनसे सहमत नहीं थे, या संभव है कि धूमिल ने मार्क्सवाद को मूल पुस्तकों से पढ़ने की बजाय भारतीय मार्क्सवादियों के माध्यम से पढ़ा हो, तो उस जमाने के भारतीय मार्क्सवादी मार्क्स और लेनिन के विचारों को ही आगे बढ़ा रहे हों और वे उनके खुद के विचारों में रोजा लग्जमबर्ग जैसे विचारकों का कोई प्रभाव ना हो। कुछ भी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन धूमिल के विचारों पर मार्क्सवाद की इस धारा का, रोजा लग्जमबर्ग वाली धारा का कोई प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि धूमिल जनतंत्र की आलोचना इस वैचारिक आधार से भी करते हैं जिसकी व्याख्या मैंने अभी की, लेकिन वे अपने जीवनानुभवों से जिस जनतंत्र को जानते हैं, अपने गांव खेवली में मौजूद किसानों के अनुभवों से जिस जनतंत्र को जानते हैं, वो जनतंत्र उनके लिए वास्तविक जनतंत्र नहीं है। यहां यह बात भी ध्यान रखना जरूरी है कि जनतंत्र का जो विकास आजाद भारत में हुआ, उस विकास में जो 1962 के बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई, उन परिस्थितियों का भी बहुत गहरा प्रभाव धूमिल की जनतंत्र संबंधी आलोचना पर और धूमिल के समूचे मनोविज्ञान, चेतन और अवचेतन पर दिखाई देता है। बहुत साफ तौर पर यह बात कही जा सकती है कि धूमिल के सभी तरह के विचारों, भावनाओं का गहरा संबंध 1962 से 1972 के बीच के भारत से है। हम सब इस बात को समझते हैं कि 1962 के बाद भारतीय लोकतंत्र की परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गईं जिनमें लोकतंत्र के प्रति विचारों को, लोकतंत्र की मुखालफत करने वाले विचारों को बढ़ावा मिला। 1950 से 1962 का वक्फा, और आप चाहें तो 1947 से 1962 का वक्फा कहें, इस वक्फे में लोग उम्मीद के साथ लोकतंत्र को देख रहे थे। ये तो था कि धूमिल जैसे लोगों का अनुभव बिल्कुल साफ था कि आजादी की लड़ाई के दौरान भारतीय जनता ने जो सपने देखे थे, वे सपने या तो टूट रहे थे या जमीनी वास्तविकताओं में वो इतनी धीमी गति से बदल रहे थे कि बदलाव का लगभग कोई एहसास नहीं हो रहा था। जवाहरलाल नेहरू और उनके प्रतिभाशाली सहयोगी लोकतंत्र में जो भी योजनाएं जनता के लिए बना रहे थे, वे दीर्घकालिक योजनाएं थीं और लंबे समय के बाद उनका कोई सीधा असर दिखाई पड़ने वाला था। लेकिन जनता के भीतर, किसानों के भीतर, निम्न मध्यवर्गीय लोगों के भीतर, नौकरी पेशा लोगों के भीतर, शिक्षित युवाओं के भीतर तेज परिवर्तन की एक अकुलाहट थी जो पूरी नहीं हो रही थी। जवाहरलाल नेहरू और उनके नेतृत्व में जो दूसरे लोग काम कर रहे थे, वे लोकतंत्र को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जिन भारतीय परिस्थितियों में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, वे परिस्थितियां बहुत विपरीत थीं।
भारत की अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर थी। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, अधिरचनात्मक विकास बहुत कमज़ोर था और वो सिर्फ औपनिवेशिक हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया था और जनता का हित करने वाली अधिरचना लगभग नामौजूद थी। ऐसी परिस्थिति में नेहरू और उनके सहयोगियों का पूरा ध्यान इस बात की तरफ था कि कमज़ोर अर्थतंत्र के बावजूद कैसे जनता के पास वास्तविक शक्ति पहुंचे। संविधान में इस वास्तविक शक्ति को जनता तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रक्रियाएं निर्धारित की गईं और संविधान ने कुछ मूलभूत गारंटियां स्वतंत्रता की, समानता की, न्याय की, जनतंत्र की गारंटी दी और यह सब कुछ 1947 से 1962 के दरमियान हो रहा था। लेकिन इसी समय इस बात का भी गहरा एहसास होने लगा था कि जो पुरातन समाज के 1947 से पहले भारतीय समाज में जो हवेलियां थीं, जो कंगूरे थे, जो सामाजिक सत्ता संरचना थी, जो आर्थिक सत्ता संरचना थी, उस पर कोई भी प्रभावशाली कुठाराघात नहीं किया जा रहा था। ताकतवर वर्ग ताकतवर बने हुए थे और उनकी ताकत में इजाफा हो रहा था। वे लोकतंत्र में रूप बदलकर शामिल हो रहे थे, वे चुनाव लड़ रहे थे और अपनी शक्ति को आजमा रहे थे। लेकिन इससे भी उनकी ताकत कम नहीं हो रही थी। जो ठोस लोकतंत्र स्थापित किया गया था, यानी संसद और विधानसभाएं, उनके भीतर भी एक तरह का क्षरण देखने को मिल रहा था। 1957 में केरल नाम के राज्य में पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी। ईएमएस नंबूदरीपाद, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, उनके नेतृत्व में इस सरकार का गठन हुआ। ये दुनिया की दूसरी चुनी हुई सरकार थी। इससे पहले सैन मैरिनो में 1945 में एक सरकार बनी थी, चुनी हुई सरकार। सैन मैरिनो यूरोप का एक राज्य था और यह दूसरी दुनिया की चुनी हुई सरकार थी जो एशिया जैसे अपेक्षाकृत किसानी समाज के भीतर संभव हुई थी। लेकिन 1959 में 31 जुलाई 1959 को विभिन्न धर्मों के, ईसाई, मुस्लिम और हिंदू धर्मों के कट्टरपंथियों द्वारा चलाए जा रहे कम्युनिस्ट विरोधी अभियान, जिसे वे मुक्ति संघर्ष कहते थे, उसके कारण भारत की केंद्र सरकार ने, यानी जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने, ईएमएस नंबूदरीपाद की सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाकर हटा दिया। एक तरह से पुनरुत्थानवादी, मूल तत्ववादी, परिरक्षणवादी, कंजर्वेटिव तत्वों के सामने आधुनिक माने जाने वाले नेहरू का यह खुला समर्पण था। स्पष्ट है कि समाज में तो कोई मूलभूत परिवर्तन शक्ति संरचना के दृष्टिकोण से नहीं आ रहा था, लेकिन लोकतंत्र के भीतर भी लोकतंत्र को स्थगित करने की एक प्रक्रिया चल रही थी और समाज के प्रभु वर्ग ने, पुराने सोच विचार के लोगों ने जब इस बात को समझ लिया कि अब लोकतंत्र ही एकमात्र रास्ता है, तो उन्होंने लोकतांत्रिक तरीकों से और लोकतंत्र की सीमा के भीतर अलोकतांत्रिक तरीकों से एक चुनी हुई सरकार को गिराने का दबाव डाला और आधुनिक और समाजवादोन्मुख माने जाने वाले नेहरू को भी इस दबाव में काम करते हुए अंततः ईएमएस नंबूदरीपाद की कम्युनिस्ट सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाकर हटाना पड़ा। लोकतंत्र के क्षरण की अनेक अभिव्यक्तियां
1962 के पहले के साहित्य में हमारे सामने आती हैं, जिनमें विशेष रूप से 2 उपन्यासों का जिक्र किया जा सकता है। पहला फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल और दूसरा यशपाल का उपन्यास झूठा सच का दूसरा भाग देश का भविष्य। अनेक कहानियां लोकतंत्र के इस क्षरण को व्यक्त करती थीं, जिनमें हरिशंकर परसाई की कुछ कहानियां, सदाचार का ताबीज और भोला राम का जीव, और अमरकांत की कहानियां हत्यारे इत्यादि प्रमुख थीं। 1952 से 1962 के बीच भारतीय लोकतंत्र पर पुनरुत्थानवादी, दक्षिणपंथी और रक्षणशील तत्वों का, कंजर्वेटिव तत्वों का सामाजिक वर्गों का प्रभाव बढ़ रहा था। खुद कांग्रेस के भीतर, वह कांग्रेस जो शासन सत्ता का नेतृत्व कर रही थी, लोकतांत्रिक शासन सत्ता का नेतृत्व कर रही थी, उसके भीतर भी दक्षिणपंथी तबकों का, पुनरुत्थानवादी, मूल तत्ववादी, रक्षणशील तत्वों का, दक्षिणपंथी तत्वों का प्रभाव बढ़ रहा था। 1959 की यह घटना इसी तरफ इशारा करती है। लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध ने बहुत सारे सवाल खड़े किए, और मैं समझता हूं कि धूमिल की लोकतंत्र संबंधी चेतना और समस्त वैचारिक चेतना के केंद्र में जो सबसे पहली और प्रभावशाली घटना है, जो बार बार वे दर्ज करते हैं अपनी कविताओं में, वो 1962 का भारत चीन युद्ध है। ये वो युद्ध था जिसमें न सिर्फ चीन के हाथों पराजय मिली भारत को, चीन जिसे जवाहरलाल नेहरू की साम्यवाद उन्मुख सरकार अपना मित्र मानती थी और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बुलंद किया जाता था। जवाहरलाल नेहरू की यह समझ थी कि भारत और चीन मिलकर दुनिया के पूंजीवादी शासन तंत्र का एक मुकाबला कर सकते हैं और एक विकल्प पेश कर सकते हैं। उनके इन विचारों का, उनकी मान्यताओं, उनकी आस्थाओं पर गहरा कुठाराघात हुआ 1962 के भारत चीन युद्ध से, और इससे भारतीय समाज में और विशेष रूप से हिंदी समाज में दक्षिणपंथी तत्वों को, पुनरुत्थानवादी तत्वों को बढ़त मिली। समाजवादोन्मुख लोकतंत्र के विरुद्ध, समाजवादोन्मुख लोकतंत्र की सीमाओं को उजागर करने के लिए, समाजवादोन्मुख लोकतंत्र का रास्ता रोकने के लिए वह समूह, राजनीतिक समूह जिसे हम मोटे तौर पर दक्षिणपंथी कह सकते हैं, वो तैयारी कर रहा था। और भारत चीन युद्ध ने उन्हें यह अवसर उपलब्ध कराया, और कांग्रेस के भीतर और कांग्रेस के बाहर इस घटना के कारण दक्षिणपंथी विचारकों का, दक्षिणपंथी नेताओं का और दक्षिणपंथी विचार शक्तियों का प्रभाव बढ़ा, और इससे नेहरू की कम्युनिस्ट समर्थक छवि और समाजवादी छवि पर हमला करने का एक जबरदस्त मौका मिला। 1964 में नेहरू की मृत्यु हुई। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिसमें भारत को बढ़त हासिल हुई, विजय हासिल हुई। और इन सब घटनाओं के बाद हमारे सामने आता है 1967, जहां से हम धूमिल को एक नया आयाम लेते हुए, एक नई उठान लेते हुए देखते हैं। 1967 में घटी अनेक घटनाएं धूमिल के कवि व्यक्तित्व
धूमिल के विचार और धूमिल की चेतना को बुनियादी तौर पर बदलने वाले मालूम होते हैं। धूमिल की समूची चेतना का गहरा संबंध 1967 में घटी इन घटनाओं से है। धूमिल की कविता में जनतंत्र की जो गहरी आलोचना पेश आती है, उसका भी गहरा संबंध 1967 में घटी इन घटनाओं से है।